हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आलम सर और आप देख रहे हैं आलम बायोलॉजी ट्यूटोरियल। हम लोग कल के लेक्चर में जो डिस्कस किए थे वो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिस्कस किए थे और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम उसका जो भी बेसिक चीज़ है वो हम पढ़ चुके थे। बेसिक चीज़ इन द सेंस कि हम ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को पढ़ चुके थे। किस चीज़ को पढ़ चुके थे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को पढ़ चुके थे, ठीक है। उसके अलावा हम आरएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ चुके थे। थोड़ा सा हम उसका रिव्यू करते हैं, ठीक है। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ना है, ठीक है। बाकी चीज़ हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्या? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा देख लें कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या बताया है आपको, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम बताए हैं सिंपली आपका ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, ट्रांसक्रिप्शन का लोकेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे लोकेशन क्या है और ट्रांसक्रिप्शन में मतलब क्या होता है, ठीक है। ये सारा चीज़ हम बता चुके हैं। उसके अलावा हम ये बताएं कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हम बताएं आपको कि प्रमोटर क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हम बताएं कि स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हम आपको टर्मिनेटर के बारे में भी बता चुके हैं, ठीक है। फाइनली उसके बाद हम आरएनए के बारे में बताएं, आरएनए पॉलीमरेज के बारे में, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज में हम क्या क्या बताएं आपको? आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर बताए हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये बताए हैं कि आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में कितने आरएनए पॉलीमरेज होगा और यूकैरियोट्स में कौन कौन सा आरएनए पॉलीमरेज होगा, ठीक है। ये हम सब लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप मेरा लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। लेकिन मैं थोड़ा सा रिव्यू करवा दूँ आपको ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के बारे में एंड आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। डिटेल में आप मेरे लास्ट लेक्चर में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आते हैं आज का टॉपिक आपका ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। देखो ट्रांसक्रिप्शन में हम ये बता चुके हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट हम बता चुके हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट हम बता चुके हैं। देखो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में क्या क्या होता है, तो हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स डीएनए का वो सेगमेंट्स है जिससे क्या जो डीएनए का वो सेगमेंट्स है जो हम लेते हैं किस चीज़ के लिए? आरएनए सिंथेसिस के लिए, या सिंपली ट्रांसक्रिप्शन के लिए डीएनए का जो सेगमेंट लेते हैं उस सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? तो उस सेगमेंट को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या इंक्लूड्स होगा, तो हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स में क्या क्या पाया जाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तीन चीज़ पाया जाता है, ठीक है। एक प्रमोटर होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होता है और एक टर्मिनेटर होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास कोई डीएनए है, हमारे पास क्या है? कोई डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए का सीक्वेंस आपको पता होगा कि एक 5 प्राइम होता है, दूसरा 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये हमारा एक डीएनए का सीक्वेंस है। अब हम बोलेंगे ये डीएनए का एक फ्रैगमेंट हो गया, सीक्वेंस हो गया, ठीक है। जिसको हम किस चीज़ के लिए ले रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए ले रहे हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए। उस सीक्वेंस को हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बोल रहे हैं। अब ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में होगा क्या क्या, तो हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के अंदर एक तो प्रमोटर होगा, एक क्या होगा? प्रोमोटर होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा इसके अंदर? एक होगा आपका इस साइड में टर्मिनेटर होगा, इस साइड में क्या होगा आपका? टर्मिनेटर होगा, ठीक है। और बीच में जो होगा ये वाला सेगमेंट्स, इस सेगमेंट्स को हम बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चरल जीन होगा। क्या होगा? स्ट्रक्चरल जीन होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के अंदर तीन चीज़ है। प्रमोटर होता है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के अंदर आपका क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन होता है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के अंदर आपका क्या होता है? टर्मिनेटर होता है, ठीक है। ये तीन चीज़ आपका ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब बोलोगे सर इसका फंक्शन क्या है? ये सारा चीज़ हम लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं, लेकिन हम रिव्यू करवा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रमोटर, ठीक है। प्रमोटर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसका हम लोकेशन देखने की बात करते हैं अगर, तो हम बोलते हैं ये हमारा ऊपर वाला स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाला स्ट्रैंड है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। ये सारा चीज़ हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला हम कह सकते हैं कि जो हमारा इसका लोकेशन प्रमोटर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कोडिंग सीक्वेंस के 5 प्राइम पोजीशन की तरफ से क्या होगा? आपका प्रमोटर पाया जाए। कोडिंग सीक्वेंस के 5 प्राइम, ठीक है। इधर क्या उस पोजीशन पे क्या होगा? प्रमोटर होगा। या इसका अपोजिट ले लो आप कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उस टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो 3 प्राइम होगा वहाँ पे क्या पाया जाएगा? आपका प्रमोटर पाया जाएगा, ठीक है।
टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो 3 प्राइम टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो आपका 3 प्राइम पोजीशन है वहाँ पे क्या पाया जाएगा, प्रमोटर पाया जाएगा। तो प्रमोटर का लोकेशन की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे सिंपली 5 प्राइम ऑफ कोडिंग सीक्वेंस, 5 प्राइम ऑफ कोडिंग सीक्वेंस की तरफ होगा, या हम सिंपली कह सकते हैं 3 प्राइम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन की तरफ होगा, 3 प्राइम ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरफ होगा इसका सीक्वेंस। ठीक है, अब बोलोगे प्रमोटर सर करता क्या है, तो प्रमोटर वो रीजन है जहां से क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करता है और रिएक्शंस को इनिशिएट करता है। ठीक है, तो आरएनए जो प्रमोटर है वो क्या है, वो डीएनए का वो सीक्वेंस है जहां पे क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करेगा, और आरएनए पॉलीमरेज जब आकर के इससे बाइंड करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये साइट आपका प्रमोटर साइट कहलाता है। ठीक है, और हम कहते हैं कि प्रमोटर जो होता है वो कहीं ना कहीं अप स्ट्रीम में होता है। देखो जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है उससे लेफ्ट में है ये, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये अप स्ट्रीम में है। ठीक है, ये अप स्ट्रीम में है। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन के बाद आपका क्या है, टर्मिनेटर है, तो हम टर्मिनेटर को बोलेंगे ये डाउन स्ट्रीम में है। ये क्या है, डाउन स्ट्रीम में है। ठीक है, आपका जो यहाँ पे यहीं पे कहीं ना कहीं इनिशिएशन साइट होगा, प्रमोटर साइट पे ही कहीं ना कहीं आपका इनिशिएशन साइट होगा। ठीक है, दूसरा हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, तो हम कहते हैं कि डीएनए का वो सेगमेंट्स जिससे हमारा एमआरएनए एक्चुअल में बनेगा। ठीक है, तो हमारा एमआरएनए जो बनेगा वो एमआरएनए कहीं ना कहीं इसी से हमारा एमआरएनए बनेगा। ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है इस सीक्वेंस से ही क्या बनेगा, हमारा एमआरएनए बनेगा। इसी सीक्वेंस से हमारा क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब स्ट्रक्चर जीन डीएनए का वो सीक्वेंस जहां से हमको क्या मिलेगा, एमआरएनए मिलेगा। ठीक है, अगर यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो वहां पे हम बोलते हैं इसी से हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मिलेगा या एचएनआरएनए मिलेगा। ठीक है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे ये सारा चीज़ है क्या, क्लियर ना। नेक्स्ट हम जो आते हैं वो है आपका स्ट्रक्चरल जीन में थोड़ा सा और हम लोग देख लें कि स्ट्रक्चरल जीन जो होगा ये मोनोसिस्ट्रॉनिक हो सकता है या क्या हो सकता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो सकता है। ठीक है, मोनोसिस्ट्रॉनिक का क्या मतलब है कि ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड को कोड करेगा तो हम मोनोसिस्ट्रॉनिक कहेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड को कोड करेगा तो इसको हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहेंगे। अब बोलोगे सर मोनोसिस्ट्रॉनिक पाया किस में जाता है, तो हम बोलेंगे मोनोसिस्ट्रॉनिक जो पाया जाता है वो आपका यूकैरियोट्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, यूकैरियोट्स में पाया जाता है। ठीक है, जबकि आपका पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन जो है ये किस में पाया जाएगा, तो आप बोलोगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन ये पाया जाएगा आपका प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, P4 पॉलीसिस्टोन और P4 प्रोकैरियोट्स, इस टाइप से आप याद रख सकते हो, क्लियर ना। देन हम देखते हैं कि मोनोसिस्ट्रॉनिक जो होगा, जो यूकैरियोट्स में पाया जाता है मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन, उसके अंदर 2 टाइप का सीक्वेंस होता है, एक कोडिंग सीक्वेंस होता है, एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। जो कोडिंग सीक्वेंस होता है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन, और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रॉन। ठीक है, ये सारा चीज़ हम पिछले वाले लेक्चर में कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टर्मिनेटर। ठीक है, टर्मिनेटर ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल जीन के कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल जीन के राइट साइड होगा, और इसको हम सिंपली बोलेंगे कि ये स्ट्रक्चरल जीन के डाउन स्ट्रीम में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, डाउन स्ट्रीम में पाया जाता है। और ये क्या करता है, तो ये आप कह सकते हो कि ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करता है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करता है, कौन, टर्मिनेटर। ठीक है ना, तो ये आपका ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। ठीक है, और ये ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर का हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे आपके इस वीडियो में। ठीक है, आप वहाँ से उस लेक्चर को देख सकते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट हम आते हैं इस पर थोड़ा सा हम आरएनए पॉलीमरेज के बारे में भी आपको हम बता देते हैं, थोड़ा सा हिंट्स देते हैं आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। देखो आरएनए पॉलीमरेज के बारे में, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं आरएनए पॉलीमरेज का थोड़ा सा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो आपका 5 सब यूनिट से मिलके बनता है। कितने सब यूनिट है, 5 सब यूनिट से मिलके बनता है। वो 5 सब यूनिट्स क्या क्या है, तो आप बोलोगे वो 5 सब यूनिट है सिग्मा, वो 5 सब यूनिट आपका बीटा, सब यूनिट है आपका बीटा डैश, ओमेगा एंड एप्सिलॉन। ठीक है, ये और क्या है, रो और क्या है, रो। ठीक है, तो ये 5 सब यूनिट से मिलके क्या बनता है, ये 5 सब यूनिट से मिलके आपका आरएनए पॉलीमरेज बना हुआ होता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज ये 5 सब यूनिट से मिलके बनता है। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम सिंपली आपका रिकॉग्निशन ऑफ प्रमोटर है।
रिकॉग्निशन ऑफ प्रमोटर एंड इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है। कहने का क्या मीनिंग है कि जो सिग्मा फैक्टर होगा, सिग्मा फैक्टर, उस सिग्मा फैक्टर का क्या काम होगा, सिग्मा फैक्टर का ये काम होगा कि वो रिकॉग्नाइज करेगा, किसको रिकॉग्नाइज करेगा, प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा, फिर प्रमोटर से जाकर के बाइंड करेगा, और जब प्रमोटर से ये जाकर के बाइंड करेगा देन ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा। तो कहने का मीनिंग सिग्मा फैक्टर का काम रिकॉग्निशन का है, किससे, प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा, उससे जाकर के बाइंड करेगा, एंड फाइनली आप कह सकते हो कि वो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा, स्टार्ट करेगा। ठीक है, उसके अलावा आपका बीटा एंड बीटा डेस है, इसका फंक्शन कैटालाइटिक फंक्शन होता है, कैटालाइटिक फंक्शन होगा, कहीं ना कहीं ये एंजाइम के जैसे काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओमेगा। ओमेगा का काम क्या होता है, देखो ओमेगा क्या करता है, तो अगर हम ओमेगा को देखते हैं तो ओमेगा जो है वो क्या करता है, ये जो टोटल सब यूनिट्स है उसको आपस में बाइंड करके रखता है। ठीक है, सबको आपस में एग्रीगेट करके, जोड़ करके रखता है। कहने का मतलब ये घर का सबसे बड़ा मेंबर है, जो कहीं ना कहीं घर के जितने भी बाकी सदस्य होते हैं उसको क्या करेगा, जोड़ के रखेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका काम है टू एग्रीगेट, या टू, हाँ कह सकते हो टू एग्रीगेट all the subunit, to aggregate all subunits of RNA polymerase। ये सबको एग्रीगेट करके रखता है, इकट्ठा करके रखता है, कौन, ये आपका ओमेगा। ठीक है, और ये जो होता है ये टर्मिनेटिंग फैक्टर होता है, ये टर्मिनेटिंग फैक्टर होता है, ये टर्मिनेटिंग फैक्टर होता है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, टर्मिनेट करता है। किसको टर्मिनेट करेगा, तो ट्रांसक्रिप्शन को ये टर्मिनेट करता है। ठीक है ना, ये ट्रांसक्रिप्शन को, सॉरी, ये ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। तो हम बोलते हैं ये सारा सब यूनिट्स अगर किसी किसी आरएनए पॉलीमरेज के अंदर अगर प्रेजेंट है, ये सारा का सारा यूनिट, मतलब सिग्मा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा एंड रो, ये सारा सब यूनिट जहां जिस आरएनए पॉलीमरेज के अंदर प्रेजेंट होगा उस आरएनए पॉलीमरेज को हम बोलेंगे होलो एंजाइम। ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम का मतलब आप सिंपली कह सकते हो एक कंप्लीट एंजाइम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज जिसके अंदर ये सारा सब यूनिट पाया जाएगा उसको हम बोलेंगे होलो एंजाइम। और ध्यान रखो कि ये होलो एंजाइम क्या करेगा, तो ये इनिशिएशन करवाएगा। क्या करवाएगा, इनिशिएशन में पार्टिसिपेट करेगा। किसमें पार्टिसिपेट करेगा, ये इनिशिएशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, इनिशिएशन करवाएगा। ठीक है, आफ्टर इनिशिएशन, जब इनिशिएशन हो जाएगा, जब इलोंगेशन होने वाला रहेगा तो ये इंडिकेट करेगा। कैसे इंडिकेट करेगा, तो होलो एंजाइम जो होगा, होलो एंजाइम, ठीक है, ये होलो एंजाइम से जो सिग्मा फैक्टर है यहाँ पे ये रिलीज हो जाएगा। इसका मतलब होलो एंजाइम से सिग्मा फैक्टर निकल जाएगा, और जब होलो एंजाइम से सिग्मा फैक्टर निकल जाएगा तो उस एंजाइम को हम बोलते हैं कोर एंजाइम। क्या बोलते हैं, कोर एंजाइम। ठीक है, तो कोर एंजाइम क्या हो गया, होलो एंजाइम, मतलब ये सब यूनिट्स, टोटल सब यूनिट जो होता है, ठीक है, उससे अगर हम सिग्मा फैक्टर को निकाल दें तो सिग्मा फैक्टर के निकालने के बाद जो बनेगा उसको हम बोलेंगे कोर एंजाइम। कोर एंजाइम का मतलब इसमें बीटा होगा, बीटा डैश होगा, ओमेगा होगा, एंड जो लास्ट है आपका रो होगा। ठीक है, सिग्मा फैक्टर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपली कोर एंजाइम। बात समझ में आ रही है। अब बोलोगे सर कोर एंजाइम क्या करेगा, तो कोर एंजाइम इनिशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, कोर एंजाइम आपका किस में पार्टिसिपेट करेगा, फिर ये पार्टिसिपेट करेगा आपका इलोंगेशन में। ठीक है, तो हम कह लेते हैं सिंपली कि इनिशिएशन में आपका होलो एंजाइम होगा एंड इलोंगेशन में आपका कोर एंजाइम होगा। ठीक है, होलो एंजाइम से जब सिग्मा फैक्टर निकल जाएगा, इसका मतलब अब ये इंडिकेशन दे दिया कि क्या करना है, हमें इलोंगेशन करना है। तो इलोंगेशन के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कोर एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा, होलो एंजाइम नहीं होगा। होलो एंजाइम इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और इनिशिएशन रिएक्शंस को करवाएगा। ठीक है, तो ये है आपका आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर ना। तो ये आरएनए पॉलीमरेज का डिस्क्रिप्शन हम बता दिए। हम एक चीज़ कल और बताए थे आपको, एक चीज़ हम लास्ट लेक्चर में बताए थे आपको,
और वो लास्ट लेक्चर में हम क्या बताए थे, हम ये बताए थे कि जो आपका प्रोकैरियोट्स होता है उस प्रोकैरियोट्स में क्या होता है। प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंट टाइप के आरएनए के सिंथेसिस के लिए, ठीक है। एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, डिफरेंट टाइप का आरएनए के सिंथेसिस के लिए। डिफरेंट टाइप का आरएनए का सिंथेसिस का यहाँ पे क्या मतलब है, डीएनए डिफरेंट टाइप का आरएनए का सिंथेसिस का यहाँ पे मतलब है कि कहीं ना कहीं राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए सबका फॉर्मेशन एक सिंगल आपका किससे होगा, आरएनए पॉलीमरेज से होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स में जाते हैं तो यूकैरियोट्स में डिफरेंट आरएनए के सिंथेसिस के लिए हमारे पास डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में आपका 3 टाइप का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है वो राइबोसोमल आरएनए को कोड करता है। किसको कोड करता है, राइबोसोमल आरएनए को कोड करता है, ठीक है। जो आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है वो मैसेंजर आरएनए कोड करता है, या कह सकते हो आप एचएन आरएनए को कोड करता है, होमोन्यूक्लियर आरएनए को कोड करता है, ठीक है। जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, 3 होता है, वो किसको कोड करता है, तो आप कह सकते हैं वो कोड करता है आपका कहीं ना कहीं ट्रांसफर आरएनए को, ठीक है। वो किसको कोड करता है, ट्रांसफर आरएनए कोड करता है, आरएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। और किसको कोड करता है, तो आप बोलते हो 5S राइबोसोमल आरएनए को भी कोड करता है, और एक SN आरएनए होता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, उसको भी कोड करता है आपका आरएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। ये सारा चीज़ भी हम कहीं ना कहीं लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है। हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, जो हमें आज पढ़ना है, और वो पढ़ना है आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ना है, ठीक है। देखो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होगा, तो हम सबसे पहले इसमें आते हैं थोड़ा सा। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में 3 स्टेप होगा। सबसे पहला स्टेप को हम बोलते हैं इनिशिएशन। सबसे पहला स्टेप को हम क्या बोलते हैं, इनिशिएशन। दूसरा स्टेप को बोलते हैं हम लोग इलोंगेशन, ठीक है। और तीसरा स्टेप्स को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन। तीसरे स्टेप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन, ठीक है। तो हम पहले प्रोकैरियोट्स में देख लें। किस में देख लें, प्रोकैरियोट्स में देख लें। प्रोकैरियोट्स में साइट क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन का साइट क्या होगा प्रोकैरियोट्स में, तो आप बोलोगे साइटोप्लाज्म होगा सर, ठीक है। तो साइट क्या होगा, इसका साइट क्या होगा, कहाँ पे पाया जाएगा, तो आप बोलोगे ये पाया जाएगा आपका, ये होगा कहाँ पे, तो ये होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। और हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमको अगर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करवाना है तो हमको क्या चाहिए, एक डीएनए का सीक्वेंस चाहिए, और हमको क्या चाहिए, ऑब्वियसली आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, और क्या चाहिए, तो ऑब्वियसली आपका जो प्रमोटर साइट वगैरह है ये सब चाहिए, मतलब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कंप्लीटली चाहिए। और क्या चाहिए हमें, तो और हम कह सकते हैं कि इनकमिंग जो डीएनटीपीज है, मतलब डीएनटीपीज सॉरी कह सकते हो एनटीपीज, नाइट्रोजन ट्राइफॉस सॉरी एनटीपीज न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, सॉरी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट हमें चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ का हमें रिक्वायरमेंट होगा, क्लियर ना। तो हम लोग देखते हैं अब प्रोसेस को, ठीक है। प्रोसेस में हम सबसे पहले देखते हैं इनिशिएशन को। सबसे पहले हम किसको देखते हैं, इनिशिएशन को, ठीक है। अब देखो, हम अभी आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में बता रहे थे। हमारे पास ये मान लो क्या है, आरएनए है, सॉरी ये हमारा डीएनए है, ठीक है। ये आपका डीएनए है, क्लियर ना, ये आपका डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए में मान लो हम ये कहते हैं कि ये हमारा, ये जो है हमारा, वो हमारा प्रमोटर है, ये हमारा क्या है, प्रोमोटर है, ऊपर लिख लेते हैं सही रहेगा, प्रोमोटर है, ठीक है। और ये आपका स्ट्रक्चरल जीन है, मान लो यहाँ से यहाँ पे मान लो स्ट्रक्चरल जीन है, और यहाँ पे आपका टर्मिनेटर है, यहाँ पे क्या है आपका टर्मिनेटर है। ये सब मिलके आपका क्या बन गया, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बन गया, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज आएगा, क्या आएगा आपका, आरएनए पॉलीमरेज आएगा। मान लो ये आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज आएगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज आएगा तो वो किस साइट से बाइंड करेगा, तो हम बता चुके हैं कि आरएनए पॉलीमरेज जब भी आएगा वो किससे बाइंड करेगा, वो आकर के बाइंड करेगा आपका प्रमोटर साइट से। प्रमोटर साइट से बाइंड करने के बाद इनिशिएशन को स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आ गया ये आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज कहाँ से आकर के बाइंड कर गया, तो आप बोलोगे आरएनए पॉलीमरेज जो है सर वो आकर के बाइंड कर गया आपका
किससे बाइंड कर गया, तो हम बोलते हैं प्रमोटर से आकर के वो बाइंड कर गया। ठीक है, किससे बाइंड कर गया, प्रमोटर से बाइंड कर गया। ये हो गया आपका आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज किससे आकर के बाइंड कर गया, प्रमोटर से आकर के बाइंड कर जाता है। और यहां से जब ये बाइंड करेगा तो कहीं ना कहीं स्टार्ट करेगा किसको, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा, इनिशिएट करेगा ट्रांसक्रिप्शन को। अब बोलोगे ट्रांसक्रिप्शन कैसे इनिशिएट होगा, ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट्स आपको और ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नो आरएनए प्राइमर रिक्वायर्ड, नो आरएनए प्राइमर रिक्वायर्ड, कोई भी आरएनए प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती है इसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए। जबकि हम जब रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे पढ़ रहे थे रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता था, वो था आपका आरएनए प्राइमर। बट यहाँ पे कोई आरएनए प्राइमर का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब मान लो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा और ये स्टार्ट करेगा किसको, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा। देखो स्टार्ट कैसे करेगा ये ट्रांसक्रिप्शन को, और हम जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन किस स्ट्रैंड पे होगा, 3 प्राइम स्ट्रैंड पे होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये 5 प्राइम स्ट्रैंड है, ये 3 प्राइम स्ट्रैंड है। 5 प्राइम स्ट्रैंड ऐसे जाएगा, ये 3 प्राइम स्ट्रैंड ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा इसको स्ट्रैंड को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सीक्वेंस इस टाइप से देख लेते हैं। ये 3 प्राइम है और 5 प्राइम है, तो ये आपका 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड है और ये आपका मान लो नीचे वाला 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड है, ठीक है। नीचे वाला क्या आपका स्ट्रैंड है, 3 प्राइम स्ट्रैंड है। अच्छा, हम इसको अगर इसको चेंज किए हैं तो हम थोड़ा सा सीक्वेंस भी चेंज कर लेंगे। चेंज इन द सेंस कि हम कहेंगे कि 5 प्राइम वाला जो है हमारा यहाँ पे क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। और ये 3 प्राइम वाला क्या है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड पे क्या बनेगा आपका, ट्रांसक्रिप्ट बनेगा, ठीक है। तो अब ये ट्रांसक्रिप्ट कैसे बनेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा आपका ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ से स्टार्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप बोलोगे 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन ट्रांसक्रिप्शन का होगा, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट तो करेगा, स्टार्ट करने के बाद ऑब्वियसली हम कहते हैं कि स्टार्ट होगा तो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड आकर के ऐड होगा, और जब डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड आकर के ऐड होगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो आरएनए है वो सिंथेसाइज होगा, ठीक है। लेकिन साथ साथ में क्या होगा कि ये जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, आगे की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ स्टैंड पे मूव करेगा। ये आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ स्टैंड पे मूव करेगा। ये जैसे जैसे मूव करेगा वैसे आपका जो 3 प्राइम स्टैंड है वो क्या करता जाएगा, आरएनए उस पर क्या होता जाएगा, आरएनए का सिंथेसिस कंटिन्यूअसली होता जाएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि मान लो ये बाइंड किया और बाइंड किया, यहाँ पे इनिशिएट किया, इनिशिएट करने के बाद ये कहीं ना कहीं आगे की तरफ मूव कर रहा है। कौन आगे की तरफ मूव कर रहा है, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है स्ट्रैंड में, ठीक है। अब ये आरएनए की तरफ अगर मूव करता है तो हम एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, थोड़ा सा हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। अब ये आगे की तरफ अगर मूव करता है, इस टाइप से है आपका डीएनए सीक्वेंस, ठीक है ना। अब हम कहते हैं कि ये यहाँ से मान लो इस पोजीशन पे आ गया, ये इस टाइप से हो गया, ठीक है। अब हम कहते हैं ये हमारा 3 प्राइम था और ये हमारा 5 प्राइम था, ठीक है। पहले आरएनए प्रोमोटर आपका किस लोकेशन पे था, तो हम कहते हैं कि आरएनए प्रोमोटर यहाँ पे था, और आपका जो कहीं ना कहीं क्या था, आरएनए पॉलीमरेज था वो इस लोकेशन पे था, और यहाँ पे इनिशिएट कर दिया था, किस चीज़ को इनिशिएट कर दिया था, तो कहीं ना कहीं आरएनए सिंथेसिस को इनिशिएट कर दिया था 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ये इसको इनिशिएट कर दिया था, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमारा जो ये प्रमोटर है वो आगे की तरफ मूव करेगा। मान लो प्रमोटर आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, प्रमोटर आगे की तरफ मूव करेगा, और सॉरी आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव करेगा, और मूव करने का मान लो आरएनए पॉलीमरेज आपका इस लोकेशन पे आ गया, ठीक है। अब जब इस लोकेशन पे आएगा तो हमारा क्या होगा, इस लोकेशन पे जब आएगा तो ये स्ट्रैंड जो इस पे बन रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम वाले स्ट्रैंड पे जो बन रहा है आपका ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन का क्या चीज़, आरएनए पॉलीमरेज, ये भी इस टाइप से मूव करेगा, ये भी आगे की तरफ आएगा, आगे की तरफ आएगा, मतलब 5 प्राइम यहाँ हो जाएगा और 3 प्राइम यहाँ हो जाएगा, 5 प्राइम इस जगह पे हो जाएगा और 3 प्राइम यहाँ पे हो जाएगा, मतलब ये इतना बड़ा स्ट्रैंड बन गया। अब हम कहते हैं कि इनिशिएशन स्टेज में जब 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड का जब स्ट्रैंड बन जाता है,
ठीक है, कितना स्ट्रैंड, 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड का जब हमारा आरएनए का स्ट्रैंड बन जाता है, देन क्या होगा यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए पॉलीमरेज हमारा किस टाइप का है, तो आप बोलोगे ये होलो एंजाइम में है। कौन है ये, होलो एंजाइम है। ठीक है, तो ये इनिशिएट किया, यहाँ पे इनिशिएट करने के बाद आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव कर रहा है। जब आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है कि उस पे क्या बन रहा है, आपका आरएनए बन रहा है। और आरएनए किस डायरेक्शन में बन रहा है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक है, इट मीन्स जैसे जैसे आपका आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव होगा, आरएनए बनता चला जाएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं पहले आपका प्रमोटर यहाँ पे, पहले आपका आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे था, अब आरएनए पॉलीमरेज इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है, जब ये इस पोजीशन पे आया तो इतना जो स्ट्रैंड है आपका डीएनए का, उससे क्या बन गया, आरएनए बन गया। ठीक है, तो हम बोलते हैं जब आरएनए हमारा 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड का बन जाता है, ठीक है, देन आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है उससे सिग्मा फैक्टर क्या होता है, रिलीज हो जाता है। इस चीज को ध्यान दो, हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज था, रिएक्शन को इनिशिएट किया, इनिशिएट करने के बाद आरएनए पॉलीमरेज इस स्ट्रैंड पे मूव कर रहा है। जितना आगे मूव करेगा उतना लंबा क्या बनाएगा, आपका आरएनए क्या बनाएगा, उतना लंबा आपका आरएनए बनाएगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा। ठीक है, हम कहते हैं जब आरएनए आपका 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड का बन जाता है, उसके बाद आपका ये जो कोर एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज का कोर एंजाइम है, वो कोर एंजाइम से सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है। और जब सिग्मा फैक्टर रिलीज होगा तो वो इंडिकेट करेगा कि अब क्या होना है, इलोंगेशन होना है। और इलोंगेशन को कौन करवाएगा, तो इलोंगेशन को करवाएगा कोर एंजाइम करवाएगा। कौन करवाएगा, कोर एंजाइम करवाएगा। ठीक है, तो जो होलो एंजाइम है यहाँ पे, उस होलो एंजाइम से क्या रिलीज हो जाएगा, उस होलो एंजाइम से आपका सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा। और जब होलो एंजाइम से सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा तो कोर एंजाइम बच जाएगा, और वो कोर एंजाइम आगे क्या करवाएगा, आपको इलोंगेशन करवाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपका मान लो इनिशिएशन हुआ। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है आगे की तरफ मूव करेगा। ये आगे की तरफ मूव करके मान लो हम अब इलोंगेशन स्टेप देख रहे हैं। ठीक है, हम इलोंगेशन स्टेप अब देखेंगे, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, अब आगे की तरफ अगर मूव करता है, मान लो आपका यहाँ से ये स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड है अब, ठीक है, ये स्ट्रैंड है कहीं ना कहीं आपका, ये स्ट्रैंड है, ठीक है, ये स्ट्रैंड है आपका डीएनए का। ठीक है, अब मान लो ये आरएनए पॉलीमरेज हमारा यहाँ पे कहीं आ गया, मान लो इस पॉइंट्स पे हमारा आ गया, ये जो पॉइंट्स है मान लो यहाँ पे आ गया हमारा आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ गया आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे हम ले रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज, ये एक्चुअल में कौन सा आरएनए पॉलीमरेज है, ये है क्या, तो ये कोर एंजाइम है। कौन सा है, कोर एंजाइम है, मतलब इसके अंदर सिग्मा फैक्टर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे ये आ गया, तो ये जितना भी स्ट्रैंड है, जो स्ट्रैंड यहाँ से मूव किया, ये स्ट्रैंड, ठीक है, जिसपे आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, और वो स्ट्रैंड है आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये स्ट्रैंड जिसपे आपका आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, इतना लंबा आरएनए बन जाएगा आपका। यहाँ पे आप कह सकते हो कि 5 प्राइम होगा, यहाँ पे 5 प्राइम होगा, और इतना लंबा आपका जहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इतना लंबा आपका क्या बन जाएगा, mRNA बन जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ से 5 प्राइम से स्टार्ट होगा और 3 प्राइम डायरेक्शन में आपका क्या बन जाएगा, mRNA बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मीनिंग ये है सिंपल कि आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव करता जाएगा, और जब आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव करेगा, जो 3 प्राइम से 5 प्राइम स्ट्रैंड है उसको टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल करके क्या बना लेगा, आरएनए बनता चला जाएगा किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो होगा इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इलोंगेशन होगा। क्या होगा, ये इलोंगेशन होगा। ठीक है, देन फाइनली जब ये इस पोजीशन पे पहुंच गया, देन आपका क्या होगा, टर्मिनेशन होगा। टर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, टर्मिनेशन होगा। क्या होगा, टर्मिनेशन होगा। और टर्मिनेशन कैसे होगा, तो टर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका रो फैक्टर इस्तेमाल होता है टर्मिनेशन के लिए। ठीक है, तो टर्मिनेशन में ज़्यादा हमें कुछ जानना नहीं होता है। टर्मिनेशन में क्या होगा, यहाँ से ये टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ से ये मान लो टर्मिनेशन फैक्टर, टर्मिनेटर है, और टर्मिनेटर के पास क्या है, टर्मिनेटर क्या करेगा, इस रो फैक्टर का इस्तेमाल करेगा और टर्मिनेट हो जाएगा रिएक्शन यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। और जब रिएक्शन यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा तो ये हमारा आरएनए जो है, आरएनए, वो आरएनए हमें मिल जाएगा इस टाइप से।
ठीक है, ये हमारा 3 प्राइम है और ये हमारा 5 प्राइम। क्या मिल गया हमें? mRNA मिल गया। क्या मिल गया हमको? mRNA मिल गया। ठीक है, तो ध्यान दो हम क्या बोल रहे हैं, एक बार थोड़ा सा रिव्यू करवा दे रहे हैं हम। ठीक है, देखो क्या है यहाँ पे, सबसे पहले प्रमोटर रीजन पे कौन आकर के बाइंड करेगा? आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करेगा। जो आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करेगा उस आरएनए पॉलीमरेज को हम बोलेंगे होलो एंजाइम है। ठीक है, ये आकर के बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा, स्टार्ट कर देगा। और जब ये स्टार्ट हो जाएगा देन आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा? आगे की तरफ मूव करेगा। आगे की तरफ जब मूव करा, मान लो इस जगह पे आ गया, तो जितना स्ट्रैंड पे वो मूव करेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, उतना लंबा आपका क्या बनता चला जाएगा? mRNA बनता चला जाएगा। और mRNA किस डायरेक्शन में बनेगा? तो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि अगर हमारा न्यूक्लियोटाइड mRNA जो है वो आपका 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड का बन जाता है, देन आपका क्या होता है? जो आरएनए पॉलीमरेज है उससे सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है। ठीक है, और अगर आपका आरएनए पॉलीमरेज जो होलो एंजाइम के फॉर्म में है उससे अगर सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है तो क्या बच जाएगा हमारा? तब हमारा बन जाएगा कोर एंजाइम बन जाएगा। ठीक है, और वो कोर एंजाइम देन आपका क्या स्टार्ट करेगा? इलोंगेशन स्टार्ट करेगा। इलोंगेशन कैसे होगा? ऑब्वियसली स्ट्रैंड पे आरएनए पॉलीमरेज मूव करता हुआ चला जाएगा और जितना आगे वो मूव करेगा उतना लंबा आपका क्या बनता चला जाएगा? आरएनए बनता चला जाएगा। ठीक है, फाइनली जो आरएनए पॉलीमरेज है वो टर्मिनेटिंग साइट पे पहुंचता है और टर्मिनेटिंग साइट पे जब वो पहुंचता है तब आरएनए पॉलीमरेज का जो रो फैक्टर है वो रो फैक्टर क्या करता है? वहां से टर्मिनेट कर देता है एंड रिलीज कर देता है किस चीज को? मैसेंजर आरएनए को। कहां से? तो हम कह सकते हैं डीएनए के स्ट्रैंड से रिलीज कर देता है किसको? मैसेंजर आरएनए को। ठीक है, अब ये मैसेंजर आरएनए हमारा बनके तैयार हो जाता है इस टाइप से। क्लियर ना? तो यही प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस ईजी है। ठीक है, बस ये है कि थोड़ा सा हो सकता है मे बी समझने में थोड़ा दिक्कत आता है ये सब चीज़, क्योंकि ये स्ट्रक्चरली हमें समझना होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट जो हम आते हैं तो ये हम प्रोकैरियोट्स में पढ़ रहे थे। ठीक है, यूकैरियोट्स में भी सेम एज इट इज ऐसे ही होता है आपका क्या? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, कोई चेंज नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन उसमें भी ऐसे ही होता है। ठीक है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम आरएनए पॉलीमरेज सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ले रहे हैं, वहाँ पे मे बी अगर हमें मैसेंजर आरएनए बनाना है तो हमें लेना पड़ेगा आरएनए पॉलीमरेज 2, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज 2 किसको कोड करता है? मैसेंजर आरएनए को कोड करता है। बाकी ट्रांसक्रिप्शन सेम होता है उसमें भी। ठीक है, बस एक डिफरेंस है आपका, और वो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो हमारा सिंथेसिस होगा ये, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा mRNA सिंथेसिस होगा यूकैरियोट्स के केस में, वो mRNA को हम बोलेंगे hnRNA। उस mRNA को क्या बोलेंगे हम? hnRNA बोलेंगे, या उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, जो hnRNA होता है उसको हम इमेच्योर RNA भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेच्योर RNA भी बोलते हैं। ठीक है, और इमेच्योर RNA कहने का क्या मतलब है यहाँ पे? क्योंकि उसके अंदर एक्सोन भी होगा और उसके अंदर क्या होगा? इंट्रॉन भी होगा, मतलब कोडिंग सीक्वेंस भी होगा और नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी होगा, इसलिए हम उसको इमेच्योर बोलते हैं। ठीक है, फिर उसको हम फर्दर क्या करते हैं? तो फर्दर हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करवाते हैं, वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आते हैं थोड़ा सा अब यूकैरियोट्स पे। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में क्या होगा? यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? तो यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसका साइट क्या है? तो आप बोलोगे सर उसका साइट जो है वो न्यूक्लियस है। उसका साइट क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, अब देखो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या बन गया? सिंपली हमारे पास एक डीएनए स्ट्रैंड से, जो डीएनए स्ट्रैंड था हम सिंपली ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, एक डीएनए स्ट्रैंड से हमारा क्या बन गया था? एक आरएनए बन गया था। ठीक है, अब हम अगर यूकैरियोट्स में लें तो हम बोलते हैं ये जो हमारा एमआरएनए बना है वो एचएनआरएनए है। कौन सा आरएनए है? एचएनआरएनए। एचएनआरएनए का मतलब आप कह सकते हो इमेच्योर मैसेंजर आरएनए है। ठीक है, वो हमारा जो बना है वो क्या है? वो हमारा क्या है? तो हम कह सकते हैं वो हमारा इमेच्योर मैसेंजर आरएनए है। इमेच्योर मैसेंजर आरएनए है। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में हमारा इमेच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है। ठीक है, अब इस इमेच्योर मैसेंजर आरएनए को क्यों कह रहे हैं हम इसको इमेच्योर मैसेंजर आरएनए?
क्योंकि इसके अंदर आपका कोडिंग सीक्वेंस भी है और नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी है, ठीक है। तो हम इसको इमेच्योर मैसेंजर आरएनए कहते हैं कि उसको हम क्या करेंगे, इंट्रॉन को रिमूव कर देंगे। इंट्रॉन मतलब नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो है उसको हम रिमूव कर देंगे और जो हमारा कोडिंग सीक्वेंस है उसको हम आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये HNRNA आ गया। अब हम पढ़ते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ HNRNA। जो HNRNA है, HNRNA कौन सा है, इमेच्योर मैसेंजर आरएनए। किस में बना है, तो आप बोल सकते हो यूकैरियोटिक डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो हमारा क्या बनता है, HNRNA बनता है। अब HNRNA का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे HNRNA का हम कर रहे हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में हम 3 चीज़ करते हैं, ठीक है। 3 चीज़ क्या करते हैं, सबसे पहले हम करवाते हैं स्प्लाइसिंग, ठीक है। दूसरा हम करवाते हैं इसमें कैपिंग, ठीक है। और तीसरा जो हम करवाते हैं वो करवाते हैं टेलिंग। तो ये 3 प्रोसेस हम करवाते हैं, तब जाके हमारा क्या बनता है, एक मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है। किसमें, यूकैरियोट्स में, ठीक है। हम ऐसा क्यों करते हैं और ये हमें प्रोकैरियोटिक डीएनए में करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स का जो आपका डीएनए है, ठीक है, या प्रोकैरियोट्स का जो आपका क्या उसको बोल सकते हो, रेप्लिकेशन बोल सकते हो, ठीक है। प्रोकैरियोट्स का रेप्लिकेशन बोल सकते हो और प्रोकैरियोट्स का आप क्या बोल सकते हो, ट्रांसक्रिप्शन बोल सकते हो। ये दोनों कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। तो प्रोकैरियोट्स का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। उसका ट्रांसलेशन भी कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में जो मैसेंजर आरएनए हमारा बनेगा वो साइटोप्लाज्म में बनेगा, ठीक है। और उसी मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होगा और वो भी कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। कहने का मीनिंग, ट्रांसक्रिप्शन भी साइटोप्लाज्म में एंड ट्रांसलेशन भी साइटोप्लाज्म में। जब दोनों साइटोप्लाज्म में हो रहा है तो वहाँ पे इन्वायरमेंट वगैरह चेंज नहीं हो रहा है। जब सेम इन्वायरमेंट में दोनों चीज़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा चीज़ कि जो वहाँ पे हमारा प्रोकैरियोट्स में मैसेंजर आरएनए बनता है वो मैसेंजर आरएनए पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है और उसके अंदर कोई भी इंट्रॉन और एक्सॉन जैसा सीक्वेंस नहीं होता है, ठीक है ना, क्लियर ना। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका कोडिंग होगा, मतलब एक्सॉन टाइप ही होगा, वहाँ पे इंट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इंट्रॉन हमारा नॉन कोडिंग है तो इंट्रॉन को हमें हटाने की ज़रूरत है। बस समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पे अगर हम यूकैरियोट्स के केस में आए तो यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो आपका न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। लेकिन जो ट्रांसलेशन होता है वो कहाँ पे होता है, वो साइटोप्लाज्म में होता है। अब न्यूक्लियस से निकल करके साइटोप्लाज्म में आएगा, कौन आएगा, तो जो हमारा मैसेंजर आरएनए बन चुका है, कहाँ पे बन चुका है, न्यूक्लियस के अंदर बन चुका है। तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है, मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर बनता है, ठीक है। फिर वो मैसेंजर आरएनए को बाहर आना है, कहाँ आना है, साइटोप्लाज्म में आना है। कौन सा काम करने के लिए, तो आप बोलोगे ट्रांसलेशन करने के लिए, ठीक है। अगर वो बाहर आता है, साइटोप्लाज्म में आता है, तो साइटोप्लाज्म का जो कंडीशन है वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है। क्या है वो, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है। तो मे बी जो हमारा mRNA अंदर से आएगा, न्यूक्लियस से आएगा साइटोप्लाज्म में, वो डिग्रेड हो सकता है, ठीक है। डिग्रेड कहाँ से हो सकता है, तो या तो 5 प्राइम साइड से हो सकता है या 3 प्राइम साइड से हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम उसका पहले मॉडिफिकेशन करते हैं और वो मॉडिफिकेशन में हम क्या करते हैं, कैपिंग करते हैं 5 प्राइम पोजीशन की तरफ से और टेलिंग करते हैं हम 3 प्राइम पोजीशन की तरफ से। और कहीं ना कहीं हम स्प्लाइसिंग करते हैं ताकि इंट्रॉन सारा रिमूव हो जाए, सिर्फ उसके अंदर एक्सॉन हो, ठीक है। तब जा करके कहीं ना कहीं हमारा मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है और तब वो मैच्योर मैसेंजर आरएनए हमारा न्यूक्लियस से किस में आता है, साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, ठीक है। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो, तो हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है। तो आपको कोई पूछे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो आप बोलोगे ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है और ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है एंड ट्रांसलेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस से हमें मैसेंजर आरएनए को साइटोप्लाज्म में लाने के लिए उसका मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लो उसका मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तो वो साइटोप्लाज्म में आकर के डिग्रेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइटोप्लाज्म का कंडीशन अलग है, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट है, और न्यूक्लियस का कंडीशन अलग है,
ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो पहला हम पढ़ते हैं इसमें स्प्लाइसिंग। देखो स्प्लाइसिंग क्या होता है। हम बोल रहे हैं आपको, क्या बोल रहे हैं हम आपको, कि हम ये आपको बोल रहे हैं कि जो हमारा mRNA है, HNRNA है, वो मान लो आपका ये है, ठीक है। HNRNA क्या है, HNRNA है, ठीक है। इस HNRNA में दो टाइप का सीक्वेंस है। मान लो आपका ये सीक्वेंस यहाँ पे कोडिंग सीक्वेंस है, ये भी आपका मान लो कोडिंग से अल्टरनेट फॉर्म में होगा, ये भी आपका कोडिंग सीक्वेंस है, ये भी आपका कोडिंग सीक्वेंस है, आगे भी मान लो आपका कोडिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो जो कोडिंग सीक्वेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जो कोडिंग सीक्वेंस है, ये आपका मान लो जो हम डिफरेंट कलर से लिखे हैं, ये कोडिंग सीक्वेंस होगा, ठीक है। और कोडिंग सीक्वेंस को हम बोलते हैं एक्सॉन। कोडिंग सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा ये जो बीच का सीक्वेंस है, जो नॉन कोडिंग टाइप का, जो पर्पल कलर से है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे नॉन कोडिंग सीक्वेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कोडिंग सीक्वेंस बोलेंगे। और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रॉन। तो स्प्लाइसिंग क्या होता है, स्प्लाइसिंग क्या होता है, सिंपली रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड एडिशन ऑफ एक्सॉन, ठीक है। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, ठीक है, एंड एडिशन ऑफ आपका एक्सॉन क्या कहलाएगा, स्प्लाइसिंग कहलाएगा, ठीक है। अब इस सीक्वेंस में स्प्लाइसिंग कैसे हो जाएगा, तो आप बोलोगे स्प्लाइसिंग इस टाइप से होगा। कैसे स्प्लाइसिंग होगा, तो बीच से ये जो आपका इंटरवेनिंग है, ये जो बीच में इंटरमीडिएट है, कौन सा इंट्रॉन सीक्वेंस, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। और जब उसको रिमूव किया जाएगा तो हमारे पास अब क्या बच जाएगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, तो हम बोलेंगे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस बच जाएगा। और सब आपस में ऑब्वियसली ज्वाइंट होगा, सारा कोडिंग सीक्वेंस आपस में ज्वाइंट होगा। किससे ज्वाइंट होगा, तो आप बोलोगे लाइगेज एंजाइम से ज्वाइंट होगा, और ये बना लेगा आपका अब सीक्वेंस जो है वो सारा का सारा कंप्लीट सीक्वेंस कौन सा हो गया, कोडिंग सीक्वेंस हो गया, मतलब एक्सॉन हो गया, ठीक है। तो हम स्प्लाइसिंग करते हैं। स्प्लाइसिंग में क्या करते हैं, बीच बीच का जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, ये जो बीच का नॉन कोडिंग सीक्वेंस, इस नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हम रिमूव कर देंगे, और जो हमारा कोडिंग सीक्वेंस है उसको आपस में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कभी HNRNA और आफ्टर स्प्लाइसिंग, तो आफ्टर स्प्लाइसिंग कहीं ना कहीं स्ट्रैंड थोड़ा सा मैसेंजर आरएनए कहीं ना कहीं छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो जाएगा, क्योंकि बीच से हम क्या वो किए हैं, इंट्रॉन को रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। तो ये इंट्रॉन वाला प्रोसेस है, ये आपका स्प्लाइसिंग हो गया, ठीक है ना। स्प्लाइसिंग के बाद हम लोग देखते हैं इसका कैपिंग। इसका हम लोग क्या देखते हैं, कैपिंग देखते हैं। देखो कैपिंग क्या होता है, दूसरा प्रोसेस है आपका कैपिंग। कैपिंग का सिंपली मीनिंग है, इस केमिकल को आप याद रखना, कैपिकल का सिंपली मीनिंग है एडिशन ऑफ 5-methyl एडिशन ऑफ 7-methyl guanosine triphosphate at 5' end of messenger RNA to prevent degradation in reducing environment of cytoplasm, ठीक है। कहने का मतलब कैपिंग में हम क्या करते हैं, 7-methyl guanosine ट्राइफॉस्फेट को हम ऐड करते हैं किस पे, 5' एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए पे। कहने का मतलब जो हमारा mRNA है, ठीक है, जो हमारा mRNA है, ठीक है, या हम सिंपली बोल सकते हो HNRNA है, उस HNRNA में हम क्या हमारा डायरेक्शन है 5' है और 3' डायरेक्शन है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो 5' पोजीशन है उस 5' पोजीशन पे हम 7-methyl guanosine
ऐड कर देते हैं, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड कर देते हैं, ठीक है। और ये जब ऐड करेंगे तो यही कहलाएगा आपका कैप, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपिंग, ठीक है। तो कैपिंग का सिंपली मतलब है कि 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स को हम ऐड करते हैं किस पे, 5 प्राइम पोजीशन पे। अब ये जब ऐड हो जाएगा तो 5 प्राइम पोजीशन की तरफ से डिग्रेडेशन नहीं होगा। जब आपका आरएनए कहाँ से ट्रांसफर होकर आएगा, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होकर के आएगा, तो 5 प्राइम पोजीशन से क्या होगा, डिग्रेडेशन उसका नहीं होगा, ठीक है। सेम आपका हम वर्ड यूज करते हैं किसके लिए, सेम वर्ड यूज करते हैं हम लोग, सेम हम लोग ये करते हैं टेलिंग के लिए। अब देखो टेलिंग का क्या मतलब है, टेलिंग का मतलब ये है, टेलिंग का मतलब ये है, क्या मतलब है टेलिंग का, तो टेलिंग का भी मतलब यही है कि वो डिग्रेडेशन से क्या करेगा, बचाएगा। अब अगर हम कहते हैं टेलिंग, ठीक है, टेलिंग क्या होता है, तो टेलिंग में हम सिंपली बोलते हैं एडिशन ऑफ एडिनोसाइन एट 3 प्राइम एंड ऑफ 3 प्राइम साइड ऑफ HNRNA एंड प्रिवेंट HNRNA, ठीक है, 3 प्राइम एंड ऑफ HNRNA एंड प्रिवेंट डिग्रेडेशन इन reducing environment of cytoplasm, ठीक है। तो हम कैपिंग में, एक तो कैपिंग हो गया और दूसरा टेलिंग। टेलिंग का मतलब ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, देखो ऐसे याद रखो 5 प्राइम से 3 प्राइम है, और कोई भी हमारा जो आरएनए सिंथेसिस होता है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। 3 प्राइम की तरफ हम जा रहे हैं, मतलब अंत वाला चीज, लास्ट वाला चीज, तो उसको हम बोलते हैं टेल। टेल से आया टेलिंग, ठीक है। तो जो टेलिंग वाला पोर्शन है, जो 3 प्राइम वाला पोजीशन है, उस 3 प्राइम वाले पोजीशन पे एडिनोसाइन का एडिशन होगा। और एडिनोसाइन का एडिशन कितना होगा, तो आप कह सकते हो 200 to 300 एडिनोसाइन ऐड होगा यहाँ पे। इस टाइप से एडिनोसाइन कंटिन्यूअसली ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। और इसका सीक्वेंस कहीं ना कहीं आपका हम कह सकते हैं कि 200 to 300 न्यूक्लियोटाइड कंटिन्यूअसली ऐड होगा, और उस प्रोसेस को हम बोल देंगे टेलिंग, ठीक है। तो एडिशन ऑफ एडिनोसाइन एट 3 प्राइम एंड, और क्यों ऐड होता है, क्योंकि अब इधर से डिग्रेडेशन नहीं होने देगा, ठीक है। ये वाला इधर से प्रिवेंट करता है और ये वाला इधर से प्रिवेंट करता है, मतलब कैपिंग जो होता है वो 5 प्राइम पोजीशन से डिग्रेडेशन नहीं होने देता है, और जो आपका एडिनाइलेशन होता है, ये एडिनाइलेशन प्रोसेस है कहीं ना कहीं, तो 3 प्राइम पोजीशन से वो डिग्रेडेशन नहीं होने देता है, ठीक है। इस टाइप से हमारा एक मैच्योर मैसेंजर आरएनए बन जाता है। आप बोलोगे मैच्योर मैसेंजर आरएनए के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो आप बोलेंगे मैच्योर मैसेंजर आरएनए के अंदर बीच में आपका एक्सॉन होगा, बीच में जो ये स्ट्रैंड है इसमें क्या होगा, एक्सॉन होगा, ठीक है। 5 प्राइम पोजीशन पे आपका क्या होगा, कैपिंग होगा, कैप होगा, एंड 3 प्राइम पोजीशन पे क्या होगा आपका, टेलिंग होगा, ठीक है। तो 3 प्राइम पोजीशन पे आपका टेलिंग होगा, ठीक है, 3 प्राइम पोजीशन पे आपका टेलिंग होगा। इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, एक मैच्योर मैसेंजर आरएनए बन जाएगा, और वो मैच्योर मैसेंजर आरएनए तैयार हो जाएगा किस चीज़ के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, आई होप सो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो इस कहीं ना कहीं हम इसमें जो भी बताए हैं, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बताएं, उससे पहले का जो प्रोसेस है वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो पहले आप उससे देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को आप देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।